लास्ट लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी दोनों टाइप के जो होते थे, पॉजिटिव डेरिवेटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन और नेगेटिव डेरिवेटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट टॉपिक है इसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड मॉलिक्यूलर मास, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो अगला टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है ये जानना है। यहाँ पे भी सॉल्यूशन की कुछ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, क्या होता है ये जानना है। उसके पहले जो दो कंपोनेंट लेंगे, यहाँ पर जो सॉल्यूशन है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट तो लिक्विड ही होगा, लेकिन जो सॉल्यूट होगा यहाँ पर वो सॉल्यूट होता है सॉलिड। यहाँ पे सॉल्यूट जो लेते हैं सॉलिड लेते हैं, सॉल्वेंट जो होता है लिक्विड फेज में लेते हैं। और इस सॉलिड की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये होना चाहिए नॉन वोलेटाइल। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, ये होना चाहिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्वेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, वो वोलेटाइल होना चाहिए। ठीक है, अब ये टर्म्स क्या होता है, नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो ये बता देते हैं। तो वोलेटाइल उसे कहते हैं जो भी सॉलिड है या फिर लिक्विड है, अगर इसको हम गर्म करते हैं और गर्म करें तो ये किस में चेंज हो गया, अगर गैस में चेंज हो गया तो ऐसे सब्सटेंस जो सॉलिड हो या लिक्विड हो उसको गर्म करने पे गैस में चेंज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं वोलेटाइल। जैसे पानी है, पानी को गर्म करेंगे तो वेपर में चेंज हो जाएगा, तो पानी वोलेटाइल हो गया। और नॉन वोलेटाइल जो गैस में चेंज ना हो तो उसे बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। अब आता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जिसको अगर हम सॉल्वेंट में, लिक्विड में अगर डिजॉल्व करते हैं तो वो अपने आयनों में डिसोसिएट ना हो। जैसे NaCl है, तो NaCl को अगर वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है Na+ और Cl- में डिसोसिएट हो जाता है। तो ये NaCl होगा इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन हमें चाहिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होते हैं, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल हो जाएगा शुगर। इसका एग्जांपल है शुगर आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। उसके अलावा ग्लूकोज, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, क्वेश्चन अभी कराते हैं तो इस पर आपके आएंगे। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें किसका देखना है, ऐसे सॉल्यूशन का देखना है जिसमें जो सॉल्यूट हो वो सॉलिड हो, और जो सॉलिड हो उसकी क्या प्रॉपर्टी हो, नॉन वोलेटाइल हो और नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। सॉल्वेंट जो हो वो लिक्विड हो और वोलेटाइल हो। ठीक है, अब जो सॉलिड को रिप्रेजेंट करेंगे वो 2 से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेंगे 1 से। सॉल्यूट को 2 से और सॉल्वेंट को 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपको बताते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका बेसिक चीज़ें कि कैसे सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें निकालनी है। अब जानना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें किसी भी सॉल्यूशन का, जो सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। तो कुछ जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं, भौतिक गुण होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती हैं कि जो हम सॉल्यूट मिला रहे हैं उस सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, वो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेंगे। कौन सा सॉल्यूट मिलाते हैं उसका नेचर क्या है उस पर डिपेंड नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल, अगर इसमें शुगर मिला दिए, ठीक है, शुगर का फार्मूला होता है जो घर में शुगर यूज करते हैं C12H22O11, ये मिला दें, या फिर ग्लूकोज मिला देते हैं जिसका फार्मूला था C6H12O6। तो इन दोनों में से कुछ भी अगर मिला देते हैं तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, भौतिक गुण उसके चेंज होंगे। लेकिन जो भौतिक गुण चेंज होंगे इसके मॉलिक्यूलर मास पे भी डिपेंड नहीं करेंगे। कौन सा हम ले रहे हैं, इसका क्या नेचर है, इस पर भी डिपेंड नहीं करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, किसके नंबर ऑफ पार्टिकल पे, नंबर ऑफ पार्टिकल, इसकी कितनी संख्या ले रहे हैं उस संख्या पर भी डिपेंड करेगा। तो ऐसे
ऐसे प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि किसी भी सोल्यूशन की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है, तो ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टी को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दोबारा एक बार देखते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी सोल्यूशन में जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेगी, तो ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टी को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है एक एक करके। तो चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं, उसका नाम क्या है। तो पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो पहला प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरी प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये टॉपिक जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो टॉपिक है, इसके ये 4 जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं ये पूरे चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास 12th के लिए भी। ये पूरा क्लास 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th में भी इससे लगभग हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा किसी भी कंपटीशन के लिए, नीट के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। जी के लिए, IIT के लिए, इसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम होते हैं इंजीनियरिंग के चाहे मेडिकल के जो भी एग्ज़ाम हैं सभी में ये आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके टाइप्स कितने होते हैं और इसमें इसके मॉलिक्यूलर मास कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं इसी पूछता है, लेकिन पहले बेसिक ये जानेंगे तभी इसके मॉलिक्यूलर मास के बारे में जानेंगे। तो आज के सेशन में सिर्फ पहला ही डिस्कस करेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, कैसे इसको निकालते हैं, इस पर एक न्यूमेरिकल भी आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बाकी को मिटा देते हैं। तो सबसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसके बारे में जानना है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, इसलिए ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है। तो वेपर प्रेशर मैंने लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था, वेपर प्रेशर दोबारा बताते हैं। तो वेपर प्रेशर क्या होता है कि कोई भी अगर यहाँ पे लिक्विड ले ले, ठीक है, यहाँ कोई भी अगर ये लिक्विड है और किसी भी टेम्परेचर पे ये एक वेपर बनाएगा, वेपर बनाता है तो वेपर जो प्रेशर लगाता है उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर का डिफिनीशन क्या होता है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये होता है वेपर प्रेशर। अब यहाँ पर हम क्या लेते हैं, प्योर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट अगर ले लें तो यहाँ पे क्या लेते हैं, सॉल्वेंट, प्योर सिर्फ सॉल्वेंट लेते हैं ए, सॉल्वेंट को ए से, और अगर सॉल्यूट है तो उसको बी से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इसके सरफेस पे जो होगा सिर्फ और सिर्फ ए के ही मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ये प्योर लिए हैं तो सिर्फ ए के मॉलिक्यूल होंगे, और अगर सिर्फ ए के मॉलिक्यूल हैं तो जब भी ये वेपर बनाएगा, किसी भी टाइम वेपर बनाएगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर इसका क्रिएट होगा उसको बोलते हैं P01। ठीक है, इसको 1 से डिनोट करते हैं, P01 हो गया। तो यहाँ जो वेपर प्रेशर आएगा इसको बोलते हैं P01। अब इसके अंदर, इसी सॉल्वेंट के अंदर क्या मिलाते हैं, सॉल्यूट मिलाते हैं, और ऐसा सॉल्यूट जो हो नॉन वोलेटाइल हो और नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। ऐसा सॉल्यूट जो क्या हो, नॉन वोलेटाइल हो और नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। तो ऐसे सॉल्यूट को मिलाते हैं, सॉल्यूट इसको 2 से डिनोट करते हैं, इसको रेड से ही बनाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये हो गया आपका सॉल्यूट के पार्टिकल। जब सॉल्यूट के पार्टिकल भी इसके सरफेस पे आ गए तो अब जब इसका वेपर बनेगा तो कम वेपर बनेंगे, क्योंकि सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल है, वो तो वेपर बनाएगा नहीं, सिर्फ सॉल्वेंट है, ये वोलेटाइल है, ये वेपर बनाएगा। ठीक है, तो इसके अब जो वेपर बनेंगे उसको बोलते हैं P1।
क्योंकि ये हो गया आपके सोल्यूशन का, तो इसको बोलेंगे यहाँ पर लिख देते हैं। तो P1 जो है वो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, और P01 जो है वो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब हमें अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालना है कि पहला प्रेशर ये है और दूसरा, पहला क्या था जब ये प्योर फॉर्म में था और दूसरा जब इसमें सॉल्यूट मिला दिए, तो ये केस तो हमें पहले से पता है कि P01 जो प्योर फॉर्म में वही हमेशा ज़्यादा होगा P1 से। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि जब प्योर होगा तो वो ज़्यादा वेपर बना रहा है, लेकिन जब सॉल्यूट पार्टिकल भी जुड़ गया तो कम वेपर बनाएगा, तो ये वैल्यू तो होगी। ठीक है, अब हमें इसमें करना ये है कि इन दोनों का डिफरेंस देखना है। चेंज इन वेपर प्रेशर, यहाँ पे हमें देखना है चेंज इन वेपर प्रेशर, जिसको डिनोट करते हैं डेल्टा P से। तो चेंज इन वेपर प्रेशर क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, अधिक में से ही कम को माइनस करते हैं, तो P01 माइनस P1, यहाँ पर हमेशा अधिक में से ही कम को ही माइनस करेंगे, तो P01 माइनस P1 हो जाएगा। ठीक है, अब जो राउल्स लॉ ने क्या दिया था कि राउल्स लॉ ने बताया था कि जो P1 होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा P01 x1 के बराबर होता है। ठीक है, ये राउल्स लॉ का फार्मूला था। तो ये P1 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो ये हो जाएगा डेल्टा P इक्वल टू P01, और P1 की जगह ये वैल्यू माइनस P01 x1। ठीक है, अब P01 इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो P01 और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस x1। ठीक है, डेल्टा P इक्वल टू, अब ये जो है x1 क्या है, ये मोल फ्रैक्शन है, तो हमें पता है x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, तो 1 माइनस x1 इसको इधर ले गए, तो x2 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस x1। ठीक है, तो 1 माइनस x1 की जगह x2 रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं इसको इसी के आगे डेल्टा P इक्वल टू P01 1 माइनस x1। ठीक है, अब इसकी जगह रख सकते हैं x2, तो डेल्टा P इक्वल टू हो जाएगा P01 x2, ये हो गया। अब इसको हम नीचे ले जाएंगे, डेल्टा P डिवाइड बाई P01 इक्वल टू x2। ठीक है, अब P, तो चेंज इन वेपर प्रेशर, जो चेंज इन वेपर प्रेशर है इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, तो P01 माइनस P1 डिवाइड बाई P01 इक्वल टू x2। तो यहाँ पे जो है अब ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब ये वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 2 है, तो इसका मतलब ये सॉल्यूट है, तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। तो ये पहली प्रॉपर्टी ये है कि रिलेटिव, इसको पूरे को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और इसमें से सिर्फ इसको जो डेल्टा P है चेंज इन वेपर प्रेशर, इसको हम बोल सकते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी इसको बोल सकते हैं, या चेंज इन वेपर प्रेशर बोल सकते हैं। इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछता है कि चेंज इन वेपर प्रेशर या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दे देता है, ये भी दे देगा, वो पूछ देगा, कुछ भी दे सकता है, कुछ पूछ सकता है। ठीक है, अब इसमें हम आगे देखते हैं, जो ये मोल फ्रैक्शन है x2, इसका फार्मूला क्या होता है। अगर x2 का फार्मूला हम लिखना चाहें तो ऊपर लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2, N2 हो गया, और नीचे N1 प्लस N2, ये हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे N2 क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और N1 क्या है, ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। 2 कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, 2 को सॉल्यूट मान रहे थे, 1 को सॉल्वेंट मान रहे थे, तो ये हो गया, ये फार्मूला हो गया। तो इस फार्मूले को x2 की जगह हम यहाँ भी दे सकते हैं, तो इसका फार्मूला एक और हो जाएगा P01 माइनस P1 डिवाइड बाई P01 इक्वल टू, ये हो जाएगा N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। ठीक है, ये फार्मूला आ गया। चाहे तो ये फार्मूला डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, तो ये फार्मूला निकाल सकते हैं। अब इसमें अगर जो सोल्यूशन बन रहा है वो सोल्यूशन अगर डाइल्यूट सोल्यूशन है, अगर डाइल्यूट सोल्यूशन है तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। ठीक है, ये कम होगा या ज़्यादा होगा, तो ये हो जाएगा N1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी किससे, N2 से। अगर इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा N2 से, तो अगर N1 और N2 को अगर हम जोड़ते हैं तो लगभग N1 के बराबर ही आ जाएगा, तो नियर अबाउट ये हो जाएगा N1।
तो इसके जगह पे अब x2 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, n2 डिवाइड बाई n1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ इसी फार्मूले में यहाँ पे हो जाएगा P01 माइनस P1 डिवाइड बाई P01 इक्वल टू n2 डिवाइड बाई n1। ठीक है, तो इस फार्मूले में ये फार्मूला भी आ गया। अब अगला जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है, यहाँ ऊपर मिटाते हैं, यहाँ बताते हैं। ठीक है, तो n2 जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स का, तो मोल्स का फार्मूला क्या होता है, वेट डिवाइड बाई मोलर मास। ठीक है, तो वेट को हम W से डिनोट कर रहे हैं और इसको स्मॉल m से। ठीक है, तो n2 की वैल्यू ये हो जाएगी और उसी तरह से n1 की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो W1 डिवाइड बाई m1। अब ये वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ रख दिए, इसमें रख देते हैं। तो n2 की वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पे W2 डिवाइड बाई m2 और नीचे W1 डिवाइड बाई m1। तो हो जाएगा W2 m2 और यहाँ ऊपर चल जाएगा m1 W1। तो x2 की वैल्यू ये हो जाएगी। अब ये वैल्यू वापस यहाँ पुट करते हैं तो एक फार्मूला और निकल के आएगा। वो फार्मूला क्या हो जाएगा, P01 माइनस P1 डिवाइड बाई P01 और यहाँ लिख सकते हैं W2 m1 m2 W1। ये फार्मूला हो गया। जो m2 है ये क्या है, मोलर मास है। तो ये होता है आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अधिकतर क्वेश्चन में डायरेक्ट यही पूछता है कि इसका मोलर मास निकालिए। ठीक है, ये वैल्यू दिया रहेगा, ये वैल्यू निकाला रहेगा। मेन जो इसका हेडिंग था भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया। अब इसको इधर लगाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो इसका फार्मूला यहाँ लिख देते हैं दोबारा। ठीक है, अब m2 को ऊपर ले जाते हैं, ये नीचे ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा m2 इधर आ गया इक्वल टू ये वैल्यू जो था W2 m1 डिवाइड बाई W1 और ये वैल्यू ऊपर चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा P01 और नीचे हो जाएगा P01 माइनस P1। तो ये फार्मूला हो जाएगा। इस फार्मूले को ना याद करके ये फार्मूला याद करना ज़्यादा इजी होता है। इस फार्मूला याद करें, उससे निकल जाएगा। ठीक है, अब इस पर आपको एक हम क्वेश्चन कराते हैं NCERT का। ठीक है, इसको मिटाते हैं पहले। तो ये NCERT का क्वेश्चन है, आपको ऊपर दिख रहा होगा। एग्जाम्पल है 2.6 का, NCERT किताब का एग्जाम्पल है 2.6 का। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि तो जैसा आपको ऊपर दिख रहा है कि वेपर प्रेशर दिया हुआ, वेपर प्रेशर आप प्योर बेंजीन की बात कर रहा है। तो ये वेपर प्रेशर क्या दिया है, सॉल्वेंट का दिया हुआ है। तो P1 नॉट दिया हुआ है और ये कितना है 0.850 बार। सबसे पहली चीज़ ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगला क्या दिया हुआ है इसमें, अब साथ में ये दे दिया, ये क्या चीज़ है, बेंजीन है। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है कि जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और वो कितना, जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट को 2 से डिनोट करते हैं। ये कितना है 0.5 ग्राम है और सॉल्यूट है, ग्राम में दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं W2। इसका मतलब W2 भी दे दिया गया है। साथ में क्या दिया हुआ है कि जो बेंजीन है मतलब W1, बेंजीन को भी दे दिया है। मास इसका दिया है 39 ग्राम और इसका मॉलिक्यूलर मास दे दिया है M1 दिया है 78। आगे दिया है जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, जो सॉल्यूशन है इसका मतलब P1, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर था और इसका वेपर प्रेशर दिया है 0.845 बार। ये दे दिया गया है। पूछा क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट M2 की वैल्यू पूछ दिया इसमें। तो M2 का वैल्यू कैसे निकलेगा ये देखते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट इस फार्मूले पे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें वैल्यू दी गई है। P01 की वैल्यू दी गई है, कितना है 850। उसके अलावा P1 की वैल्यू दी गई है 0.045 और डिवाइड बाई नीचे भी P01 लिखना है तो 0.850 लिख देंगे। साथ में इधर पे ये सारी वैल्यू है। तो इसमें से W2 दिया हुआ है, W2 है 0.5 और M1 यहाँ पे है 78 डिवाइड बाई M2 की वैल्यू पूछ रहा है और W1 की वैल्यू दिया गया है W1 39।
इसे सिंपल सा सॉल्व कर देंगे, हमें m1 m2 की वैल्यू निकल जाएगी। कर भी देते हैं, यहाँ से ये कटा 2, इससे कट गया 1, ये इधर गया, ये सब इधर आ गया, तो m2 इक्वल टू हो जाएगा 0.850 और डिवाइड बाई इसमें से ये माइनस कर दिया तो 0.005, सारा वैल्यू कट गया, ये हो जाएगा 850 डिवाइड बाई 5। इससे अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 पहले 1 में जाएगा, फिर 3 बजेगा, 35 0, ये आ गया आपका इतना ग्राम। तो ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। तो उसको ऐसे सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।